नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी जो पता है, जो एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास का ये सेशन चल रहा है, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज उसका सेकेंड पार्ट है, अर्थात सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट है ये, जिसमें हम लोगों ने आधा कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा था तो एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाता सेशन, तो आप लोगों को भी देखने में दिक्कत होता है, इसीलिए हमने इसे दो पार्ट में बना दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी को देख लिया था, आज उससे आगे देखते हैं। उससे आगे आज का टॉपिक है दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, उसका क्रियाविधि दिया हुआ है। चलिए क्रियाविधि को हम देख लेते हैं। करा पहला में, आइए हम एसीटोन और जल के मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करेंगे। मिश्रण को आसवन फ्लास्क फ्लास्क में ले, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अब ये चित्र दिया हुआ है, अब एक बार चित्र देख लीजिए। ये थर्मामीटर है, ये फ्लक्स क्लैंप है। मिनट दोस्तों, हाँ, ये आपको क्लैंप है, ये आसवन फ्लक्स है जो इंडिकेट किया हुआ है तीर से, ये थर्मामीटर है। उसके बाद ये जल निर्यात है, अर्थात तो जल उसमें जो देता है, ये उसका क्लैंप है। यहाँ पे ये जल संघनन होके जो ऊपर उठता है, और उसके बाद जल में एसीटोन विलयन डालते हैं, ये नीचे से उसको गर्म करते हैं। यहाँ पे वो कूलेंट जो है निवेश होता है, अर्थात ठंडे जल का निवेश होता है, और एसीटोन नीचे अलग हो जाता है। तो वही बता रहा था कि क्या हम जल से एसीटोन को पृथक कर सकते हैं, तो हम प्रयोगशाला विधि से उसको हम पृथक कर सकते हैं। दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हुई है, ये आसवन विधि का क्रिया है। तो हम आसवन विधि से दो द्रवों को पृथक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। चलिए आगे है, मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। तो ये नीचे से जो अभी क्रिया बताए हैं वही बता रहे हैं। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। तो यही है, बर्तन में एकत्रित कर रहा है। जल आसवन फ्लक्स में शेष रह जाता है, जैसे जल है, बाकी ये यहाँ देखिए कूलेंट के रूप में जल आ जाता है, तो वहां पे जल अलग हो जाता है आसवन के रूप में, अर्थात वो भाप बन के गर्म होकर वो ऊपर रह जाएगा और नीचे जो आपको एसीटोन नीचे आ जाएगा। चलिए उसका उत्तर दिया हुआ, कर जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? या दो घटकों को हम पृथक कर पाते हैं? तो ये सारी विधि जो है को दर्शाया गया है। अब इसको आगे देखते हैं। कर इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिसके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग? तो प्रभाजी आसवन विधि का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण पेट्रोलियम उत्पादों
से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। तो जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, किरोसिन तेल हो, मोम हो, जो भी हो, ये सब प्रभाजी आसवन के द्वारा ही सबको अलग अलग पृथक किया जाता है। क्योंकि समुद्र से जब ये निकलता है रॉ मटेरियल के रूप में, तो ये एक कीचड़ के समान होता है, और उस कीचड़ को प्रभासी आसवन द्वारा गर्म करके सबको अलग अलग लेयर में प्यूरिफाई करके बनाया जाता है। तो पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, किरोसिन तेल अलग होता है, पैराफिन मोम अलग हो जाता है, कोल तार अलग हो जाता है, सब अलग अलग हो जाता है गर्म करने पर। एलपीजी गैस अलग हो जाता है, सब उसी कचरे से निकल के बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, लेकिन आसवन फ्लक्स संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है कि ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। ये क्या हो जाता है, चलिए आगे चित्र दर्शाया है। अब इस चित्र को हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं, वैसे तो देख ही लिए थे सब कुछ इस चित्र को। चलिए आगे देखते हैं इसका। वायु से गैस, आगे का टॉपिक है वायु से गैस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। वायु का प्रवाह करा दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित या ठंडा करना। हम वायु को, जैसे कि एलपीजी है, एलपीजी में क्या करता है, एलपीजी गैस है, लेकिन उसको जब हम सिलेंडर में डालते हैं तो वो एक लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड कैसे बनता है, गैस लिक्विड में कैसे परिवर्तित होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो वो गैस लिक्विड में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वही है, वायु है, दाब बढ़ा दिया, उसका टेम्परेचर घटा दिया, ठीक है, टेम्परेचर घटा दिया तो वो द्रवित वायु बन गया, और उसको प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाएगा। इसी के द्वारा एलपीजी अलग हो जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ अलग हो जाता है। चलिए आगे इसका देखते हैं। कार्य क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन -183, आर्गन -186 और नाइट्रोजन -196 प्राप्त होता है। और वायु प्रतिशत आयतन में 20 मतलब 20.9, 0.9 और 78.1 होता है। वायु में गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र है। वायु को गैस में प्राप्त करने के लिए ये दिखाया गया है। चलिए आगे इसको हम देखते हैं। अब आइए आगे एक प्रयोग दिया हुआ है, उस प्रयोग को हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छन्नक पत्र लेंगे, छन्नक पत्र से उससे वायु, यहाँ देखिए वायु प्रवेश करा रहा है, यहाँ पे दाब में वायु है, यहाँ पे दोनों तरफ से देखिए प्रेशर दे रहा है, प्रेशर होके ये क्या होता है, गर्म वायु निकलता है, गर्म वायु आके इधर आता है, ऊपर से इसको जो है जमा हुआ शीतलन ये नीचे आ जाता है, गर्म वायु बाहर चला जाता है। इसके बाद से संपीड़न के बाद ये ठंडा होके या यहाँ पे इसको पृथक कर लेते हैं। पृथक करने में यहाँ देखिए यहाँ है शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होता है यहाँ से, और बाकी द्रवित वायु जो है, द्रवित वायु यहाँ आके इस सिलेंडर में जम आ जाता है, और प्रभाजी आसवन कॉलम के विधि से है इसको हम अलग करके द्रवित
ऑक्सीजन में परिवर्तित कर लेते हैं। इसको एक बार हम फिर समझा देते हैं आपको। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, वायु को प्रवेश कराएंगे। वायु कहने का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए एलपीजी गैस हुआ, तो यहां से हम एलपीजी गैस को प्रवेश कराएंगे। यहां आके हम क्या करेंगे, उसको प्रेशर डालेंगे, उसमें प्रेशर डालेंगे। तो जाहिर सी बात है, किसी चीज को प्रेशर डालेंगे, रगड़ेंगे, तो वो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होके उठ के ये इस आर्मेचर में आएगा, जिसमें एक कुंडली पाइप लगा रहता है। यहाँ आने के बाद क्या होता है, जब ये प्रेशर के द्वारा बनता है, उसके बाद जब ये गर्म होता है तो इसका गर्म वाला जो जल है, जल निर्गत बाहर की तरफ हो जाता है और ठंडा वाला नीचे की तरफ जम जाता है। फिर यहाँ से ठंडा शीतलन संपीड़न वायु जो है वो आ जाता है आपको दूसरे बीकर में, जहां उसको हम पृथक करते हैं। इसका जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस है वो बाहर आ जाता है, और बाकी लिक्विड जो है वो द्रवित पेट्रोलियम होके यहाँ पे इस बीकर में जमा हो जाता है। इस बीकर में जमा होने के बाद इसको हम प्रभाजी आसमन विधि द्वारा गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो उसको हम अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग से उसको हम बीकर में जमा करते हैं और वो एक लिक्विड का रूप बन जाता है। इसी प्रक्रिया से हम वायु के घटकों का पृथक्करण करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो दिखाए हैं चित्र में वही कह रहा है, तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। यह सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अब निम्नलिखित उत्तर दिया हुआ, वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। अब कह रहा है उसका उत्तर देने के लिए, अब चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा कह रहा है, जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव्य में परिवर्तित होता है। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें। तो अब कह रहा अशुद्ध में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है। क्रियाकलाप को एक बार देख लेते हैं। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 केजी अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत कर लें। अब आइए हम इसको प्रयोग विधि से देखते हैं। प्रयोग विधि से ये देखिए, जल भंडारण है, इसमें से क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ के बैठने के लिए ये टैंक लेते हैं। इसमें से ठोस पदार्थ जो है नीचे तलहटी में बैठ जाता है और यहाँ से बाकी निलंबित अशुद्धियों के तलहटी के लिए ये बाकी इसमें ऊपर आ जाता है और भार टैंक नीचे लोडिंग उसका दिया हुआ है। यहाँ से फिर क्या होता है, अलग अलग लेयर इसका बन जाता है। जैसे इसके द्वारा छानते हैं तो जल सबसे ऊपर आ जाता है। इसके बाद बालू के जो कण होते हैं ये जल से नीचे आते हैं, कंकर उससे भी नीचे, और मोटे कंकर जो होते हैं सबसे नीचे जमा हो जाते हैं। इस विधि द्वारा हम इसको अलग कर लेते हैं। बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीकरण करते हैं जल का, और फिर उस जल को हम पीने के लिए प्रयोग में ले आते हैं। इस तरह से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। इसे अगर चाहें तो आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए टैंक है, टैंक में बालू भर दीजिए और उसमें पानी डालिए, तो जो भी अशुद्धियां होगा, गंदगी होगा, वो बालू में फंस जाएगा और शुद्ध पानी उस बालू से दूसरे टैंक में उसको जमा कीजिए, वहां से आप निकाल सकते हैं पीने के लिए। लेकिन वो बालू के थ्रू आएगा तो उसमें बैक्टीरिया होने की संभावना रहता है। तो अगर आप उसको बैक्टीरिया को क्लोरीन दे के मार सकते हैं, अगर क्लोरीन गैस आपके पास है तो आप उसे शुद्ध कर सकते हैं। यही प्रक्रिया अपना करके तो प्यूरिफाई वाला सब जो है पानी को प्यूरिफाई करके बेचता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है विलयन को छानक पत्र से ढक दे तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा करने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी या प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। उत्तर है उसका, देखिए चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करेंगे, कह रहा उत्तर देने के लिए। क्या क्रिस्टल ये एक समान दिखाई देगा? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव क्रिस्टल के से को कैसे पृथक करेगा? तो आगे देखते हैं इसका। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उनमें बहुत ही अशुद्धियां हो सकती है। इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारण से उत्तम होती है। पहला, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन के कुछ अशुद्धियां रह जाती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर देता है। अब कुछ अनुप्रयोग हैं। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी के विकास के साथ और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर का एक रेखा चित्र 2.13 में दिखाया, जो कि हम दिखाए अभी। तो जल घर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेय के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। तो जैसे बताए थे वही है। अब प्रश्न कुछ है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न कर रहा है पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो इसे हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। ये हम पढ़े थे, इससे पिछले पेज में था। अब आगे का प्रश्न कर रहा है पृथक करने की समय विधियों के नाम दें। जैसे दही से मक्खन, तो दही से मक्खन हम कौन सी विधि से अलग करते हैं? इसको तो हम अपकेंद्रीय विधि द्वारा अलग करते हैं। समुद्री जल के नमक, तो प्रभाजी आसवन, नमक से कर्पूर, ऊर्ध्वपातन। क्रिस्टलीकरण विधि से आप किस प्रकार से मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? तो क्रिस्टलीकरण फिटकरी जब डालते हैं तो क्या होता है, उसकी अशुद्धि जो है एक ठोस के रूप में जम के वो नीचे बैठ जाता है और शुद्ध पानी ऊपर रह जाता है। चलिए इसके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ देखते हैं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर को जानें। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है और इसकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और जलवाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप के समान होते हैं। जैसे बर्फ जो बनता है, मतलब देखने में रासायनिक रूप के समान होता है, लेकिन वो एक्चुअली होता है भौतिक। अब कह रहा है जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इसकी गंध, ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? अब कुछ प्रश्न हैं। निम्न में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकरण करें। तो पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन है? अब इसको क्या लग रहा है? रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वो पुनः अपनी अवस्थाओं में नहीं आ पाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन में हम किसी पदार्थ को पुनः उस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तब पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन है? तो इसमें कोई जो है कैटलिस्ट तो उपस्थित नहीं हुआ है, तो पेड़ को हम दोबारा लगा नहीं सकते हैं, लेकिन पेड़ काटना भौतिक परिवर्तन है, जबकि पेड़ को जलाना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, ये सब रासायनिक, अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मक्खन फिर से जम सकता है। जल का उबलकर वाष्प में बनना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल जब उबलकर वाष्प में परिवर्तित होता है तो पुनः इसे हम ठंडा करके जल में बदल सकते हैं। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो टूट जाता है। उसके बाद जल में साधारण नमक का घुलना, तो जल में जब साधारण नमक को घुलाते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि जब हम पानी को गर्म, उस घोल को गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा और नमक पेंदी में रह जाएगा। फलों से सलाद बनाना, इसको क्या कहिएगा? तो फलों से सलाद बनाना रासायनिक परिवर्तन कैसे कहलाएगा? ये एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि फलों से जब हम सलाद बनाते हैं तो इसमें कोई कैटलिक काम नहीं करता है, अर्थात कोई रसायन उपस्थित नहीं होता है, किसी अन्य रूप में फॉर्मेशन नहीं होता है इसका। लकड़ी और कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। शुद्ध पदार्थ क्या प्रकार हैं? शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं? तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे देखते हैं तत्व क्या है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायन एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए, फ्रांस के रसायनज्ञ थे एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए, सन 1743 से 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। इसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। अब देखते हैं धातु का गुणधर्म।
धातु ये चमकीला होता है, ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत के कुचालक होता है, सुचालक होता है। ये तन्य होता है और इसके तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघात वर्ध होता है, इसे पीट कर महीन चादर में ढाला जा सकता है। तो देखिए, तन्य उसे कहा जा सकता है जिसे हम तन खींच खींच के तार बना सकते हैं, उसे तन्य कहेंगे। और आघात वर्ध उसे कहते हैं जिसे हम पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, उसे आघात वर्ध कहते हैं। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, अर्थात जब हम उसको पीटते हैं तत्व को तो वो उसमें से आवाज निकलता है। अब कह रहा है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो पारा एकमात्र धातु पारा है जो द्रव्य हो, जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, जबकि धातु अधिकांशतः कठोर होता है। आगे देखते हैं अधातु। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। अधातु विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ये चमकीला, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल या कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे आयोडीन में कंफ्यूजन मत होइएगा। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक जो है वो धातु होता है, बल्कि आयोडीन नहीं। आयोडीन, कार्बन, कोक, कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सब अधातु हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो उपधातु में बोरॉन भी आता है, याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी आता है। नेक्स्ट है, इसे भी जाने, इसको भी जान लेते हैं। करा अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। तो अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 100, जिनमें 92 तत्व प्राकृतिक और शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व जो है ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस होते हैं। तो कितने तत्व कमरे के ताप पर गैस होते हैं? 11। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था में लेते हैं। अब इसका कुछ प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। चलिए, यौगिक। यौगिक, एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात, इसको याद रखिएगा, यौगिक में नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? आइए क्रियाकलाप को जानते हैं। कक्षा में 2 समूहों को विभक्त कर समूहों में 50 ग्राम लोहे का चूर्ण, 3 ग्राम सल्फर और 1 चीनी मिट्टी की प्याली दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें या मिश्रण को ठंडा होने दें। अब दोनों का, समूह 1 और 2 दोनों का क्या मिश्रण होता है? तो प्राप्त सामग्री में चुंबक गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होता है। चलिए इसके आगे की देखते हैं। अब उत्तर दें। करा दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री देखने में समान है। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या
प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होता है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान या अलग अलग है? तो आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं। समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। अब समूह दो द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस होता है और गंध इसका सड़े हुए अंडे की तरह होता है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह एक की प्रक्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुए, जबकि समूह दो की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुए हैं। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण दिए गए पदार्थ में लोहा और सल्फर है, जिसको कि अलग कर लिया है, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे कुछ मिश्रण और यौगिक के चर्चाएं हैं। तो चलिए मिश्रण को पहले देख लेते हैं। मिश्रण तत्व या यौगिक के केवल मिश्रण बनने के लिए मिलाते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण बनाने के लिए मिला लेते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। ये मिश्रण के गुणधर्म थे। अब हम आते हैं यौगिक के गुणधर्म। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये यौगिक के गुण हैं। यौगिक के गुण हम आपको बताए भी थे। तो यौगिक हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और निश्चित अनुपात में मिलने के बाद वो किसी अन्य तीसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो यह उसका यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलिए, मिश्रण के गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होते हैं। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी काफी स्थानों तक समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ। पदार्थ में आता है ठोस, द्रव्य और गैस। अब इस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। कोई नियत संगठन नहीं। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोना को हम विभक्त अलग थोड़े कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही पदार्थ है, उसको अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि। तो ये सब जो है सरल पदार्थ में विभक्त नहीं हो सकता। लेकिन यौगिक, यौगिक कह रहा है नियत संगठन रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों को विघटित किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक क्रिया द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। जैसे जल, जल में H2+O का मिश्रण होता है, जिसे हम रासायनिक क्रिया द्वारा फिर से अलग कर सकते हैं। मीथेन में CH4 होता है, कार्बन हाइड्रोजन होता है। चीनी में C6H12O6 होता है।
तो इसको अलग कर सकते हैं। नमक NaCl है, इसको भी हम गर्म करके अलग कर सकते हैं। तो ये यौगिक कहलाते हैं। अब आइए हम मिश्रण को देखते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में समान संघटक होते हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर तथा जल में एल्कोहल आदि होता है समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में देखेंगे तो असमान घटक होता है, जैसे बालू तथा नमक का मिश्रण, चीनी तथा नमक का मिश्रण, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। ये सब विषमांग मिश्रण हुआ। आगे देखते हैं इसका। अब आइए इसके प्रश्न कुछ कह रहा है, उस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ये कह रहा है उसका एक अनुपात रहता है। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थ को पृथक किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। ठीक है, विलयन के बड़े अवयव को विलायक तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता इसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेयता की मात्रा है। विलयन की सांद्रता क्या है? तो सांद्रता इसके इकाई आयतन या विलायक में इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलयन की मात्रा। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। तो याद रखिएगा निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जैसे नाले का पानी जिसमें कचरा जो है, नाले गंदगी से मिला हुआ पानी होता है, वो निलंबन कहलाता है क्योंकि उसके कण को हम आंखों से देख सकते हैं और वो एक विषमांगी मिश्रण में, इसमें किसी भी चीज का कोई भी अनुपात नहीं होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके गुणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश में फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योग में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। कोलाइड कणों को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक गुण में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक के गुण इसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं? तो हम इसको उबालकर भी अलग कर सकते हैं या फिर इसको हम आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड को मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। तो ये किस द्वारा पृथक कर सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से पृथक कर सकते हैं। तो ये हम प्रवाजी आसवन विधि से इसको अलग कर सकते हैं। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, इसको तो हम वैसे भी चुन के अलग कर सकते हैं या छान के अलग कर सकते हैं। दही से मक्खन निकालने में तो अपकेंद्रीय विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। आगे कह रहा है जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो जल से तेल निकालने के लिए
आपको हम बताए थे क्रोमेटोग्राफी का विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चाय से क्रोमेटो या नहीं तो बीकर से जो बताए थे, जिसको हम छान के क्रिस्टलीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं। चाय से चाय की पत्तियों का पृथक्करण, बालू से लोहे की पीनों का पृथक्करण, ये सब तो चुन के अलग कर सकते हैं। भूसे से गेहूं के दानों का पृथक्करण, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करना, सब छान के कर सकते हैं। पुष्प की पंखड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करना, तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, विलेय, कृष्ण तथा अवशेष का प्रयोग करते हैं। ये आप ऐसे ही आपको प्रश्न दिया हुआ है। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थ की घुलनशीलताओं को भिन्न भिन्न तापमान पर जांचा। नीचे दिए गए आंकड़ों से प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने में पर्याप्त है निम्नलिखित को दर्शाता है। आगे देखते हैं। विलेय पदार्थ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को जब 283 डिग्री केल्विन पर गर्म करता है तो उसे 21 ग्राम प्राप्त होता है। 100 ग्राम में से 21 ग्राम प्राप्त होता है। जब 293 पे करते हैं तो 32 ग्राम प्राप्त होता है। जब 393 केल्विन पे करते हैं तो 62 ग्राम प्राप्त होता है। जब 333 केल्विन पर करते हैं तो 160 और 353 में 167 ग्राम। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में 283 में 36, 293 में 36, 313 में 36, 333 में 37 और 353 में 37। पोटेशियम क्लोराइड 35, उसके बाद 293 में 35, 313 में 40, 46, 94, ये सब कोई इतना नहीं है, ये आपको याद भी नहीं रहेगा तो इसको छोड़िए। चलिए आगे इसका देखते हैं। आगे इसका फिर वही प्रश्न दिया हुआ है। 50 ग्राम में 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट को 27 विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा करने के लिए छोड़ती है। तो यह विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगा? तो ये सारे जो आपको प्रयोग के विधि से आगे हम लोग देख चुके हैं। बाकी ये प्रश्न है, तो प्रश्न को एक काम करेंगे, एक अलग से वीडियो लाके सारे प्रश्न को उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो हमारे लिए बेटर होगा, जो एक वीडियो में ही सारे प्रश्न मिल जाएगा। अब यहाँ जैसे देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत कीजिए। अब सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छन्नी, चाय, इसको कह रहा है समांगी और विषमांगी में अलग करने के लिए। तो आपको सोडा जल को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। लकड़ी विषमांगी, बर्फ विषमांगी, वायु विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी में भी तरह तरह के चीजों को मिलकर बनता है विषमांगी। सिरका समांगी, छन्नी समांगी, चाय विषमांगी। तो उसी तरह से ये सारे प्रश्न को एक अलग वीडियो में लाएंगे। इसको यहीं तक रहने देते हैं। चलिए देखेंगे बाकी। अब कल जो है आगे नेक्स्ट तीसरा नंबर चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सीरीज आपके हर एक एग्जाम के लिए आपको उपयोगी साबित होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।